प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 78वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने मिनी क्यूबा भिवानी का जिक्र किया और टोक्यो ओलंपिक खेलने वाले बॉक्सर मनीष कौशिक की जमकर सराहना की। खेल और खिलाड़ी की बात की जाए तो सबसे पहले हरियाणा का नाम लिया जाता है और भिवानी के मिनी क्यूबा का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। किसी भी खेल के धुरंधरों पर नजर दौड़ाएं तो हरियाणा के खिलाड़ी नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में मिनी क्यूबा भिवानी का जिक्र किया, जिसमें साधारण परिवार में जन्मे मनीष की जमकर सराहना की गई। मनीष खेतीबाड़ी करके बॉक्सर बने हैं। और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। ये है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में मनीष कौशिक जीत का परचम लहराने को तैयार है। परिजनों ने भरोसा जताया है कि मनीष टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा। मैं मनीष कौशिक का बड़ा भाई हूँ, विपिन कौशिक। आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष के बारे में जिक्र किया, उनका हौसला अफजाई की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज एक साधारण परिवार का लड़का टोक्यो में देश का प्रतिनिधित्व करेगा और देश के लिए मेडल लेके आएगा। हमारे गांव देवसर के लिए ये बहुत खुशी का पल है और हम आशा करते हैं कि मनीष ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। मोदी जी ने संबोधित किया था और मनीष कौशिक का नाम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम खेती करते हैं कि खेती बाड़ी में से निकल के बॉक्सिंग देख के उसे प्रेरित हो गए और बॉक्सिंग गेम में चला गया। वहाँ उसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उपलब्धि दिली गई, ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हो गया और ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल ले आऊँगा 100%। टोक्यो ओलंपिक में मनीष जीत का परचम लहराने को तैयार है। मनीष के परिजनों को पूरी उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में मनीष गोल्ड मेडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेगा। झज्जर के लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण तहसील के रिकॉर्ड रूम में रखा सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। झज्जर के लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में भयंकर आग लग गई, जिस कारण तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में रखा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। वहीं घटनास्थल पर जिले की एसडीएम शिखा और सीटीएम शिवजीत भारती भी मौके पर मौजूद रहे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए दमकल कर्मी सोनू सिंह ने बताया कि सूचना पाकर वो मौके पर पहुंचे, लेकिन आग काफी भयानक थी, इसलिए समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कि वीडीसी ऑफिस में शिक्षा विभाग के ऑफिस में आग लगी है। हमने तुरंत रिस्पांस दिया, मौके पर हमारी टीम आई और हमने आकर देखा कि भाई आग फैली हुई है यहाँ पर और कोई यहाँ पर है नहीं, चौकीदार वगैरह कुछ नहीं था। हमने तुरंत एक्शन लिया और इसके ताले तोड़कर और तुरंत आग पर काबू पा लिया। कौन सा कार्यालय? ये कार्यालय तहसीलदार सेल का बता रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। कुरुक्षेत्र में लायंस चौक पर एक मोटर गैराज में भीषण आग लग गई। यहाँ गैराज को काफी नुकसान हुआ, साथ ही कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। तो वहीं बहादुरगढ़ में भी एक चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग का भयानक मंजर देखने को मिला। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के लायंस चौक की हैं, जहां एक मोटर गैरेज में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गैरेज में खड़ी कई गाड़ियां आग का गोला बन गई। गैरेज में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि आग से उठने वाला धुआं काले बादल बनकर आसमान में छा गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आई, आग बुझाने में जुट गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन आग से नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी लगाया जा रहा है। भयंकर आग में गैरेज का काफी सामान और गाड़ियां जलकर खाक हो गयी। गनीमत ये रही कि आग से जानी नुकसान नहीं हुआ। मिली कि यहाँ गैराज में आग लगी है, तो हम अपनी गाड़ी लेके आए तो देखा ये 2 गाड़ियों में आग थी। तेल की वजह से फोम या टायर पड़े थे, उनकी वजह से आग बहुत ज़्यादा थी। हमने एक फोम की कैन, एक ट्रिपल फोम मारा इसके ऊपर, तो कंट्रोल में आग काबू में। अभी देखते हैं आग बुझने के बाद ही पता चलेगा, असली नुकसान मालिक बताएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ क्या क्या नहीं।
बहादुरगढ़ में भी हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आग की भयानक तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैसे आग से उठने वाला काला धुआं देखते ही देखते आसमान में काले बादल के तौर पर छा गया। भयंकर आग में फैक्ट्री में रखा कच्चा और तैयार माल जलकर खाक हो गया, जिसके चलते फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान है। धीरे धीरे आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर स्थित पैकिंग यूनिट में भी पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। जिस समय आग लगी उस समय फैक्ट्री में करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत ये रही कि आग की सूचना मिलते ही सभी कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर निकल आए। हमने सूचना मिली इंचार्ज नंबर 5 फैक्ट्री MI पार्ट 1 में एक जैसी सूचना मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जान की कोशिश। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारण गैरेज संचालक और फैक्ट्री मालिक को काफी नुकसान हुआ है। करनाल में सेक्टर से लेकर कॉलोनी तक बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंदर छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। बंदरों के इस आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। करनाल के सूरजनगर इलाके में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग डर के साए में अपना जीवन बिता रहे हैं। इन लोगों को डर किसी बदमाश और चोर से नहीं है, बल्कि बंदरों से है। इलाके में रहने वाले करीब 100 बच्चों को बंदर अब तक कई बार शिकार बना चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों के आँख पर, हाथ पर बंदर के काटने के निशान नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बंदर के काटने के बाद ठीक होने लगते हैं कि दोबारा से फिर से बंदर हमला कर देते हैं। चीज लेके आ रहे थे कुरकुरे और हिमानियर की खाट वहाँ पे साइड में बिछी थी, उस पे बैठ के खा रहे थे और 2 फीट देर से बंदर आ गया और उसे बैठा बैठा देखने लग गया। मैंने कहा सुरजीत बंदर, फिर भाग के घर में खड़े। बच्चे घूमते ही हैं बाहर, अंदर तो बंद कर नहीं सकते इनको। तो गई तो बंदर एकदम इसके कंधों पे बैठा और इसको छोड़ा नहीं है बंदर ने, बहुत जोरों से चीखे मारती रही। मैं बाहर आई, मेरे आने पे भी नहीं छोड़ा। जब इसके पापा आए फिर बंदर भाग गया लड़की को छोड़ के। ये बहुत ज़्यादा घबरा गई है, अब तक रो रही है। 1.5 घंटा है। यहाँ पे एक बंदर है छोटा सा, उसने पूरी गली को, पहली गली नंबर 1 से लेके लास्ट तक सबको परेशान कर रखा। एक बच्चे को 3-3 बार काट रखा। अब बताओ कहाँ तक लेके जाए बच्चों को, सुनवाई कहीं होती नहीं है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए टीमें प्रयासरत हैं। पहले कुछ बंदर पकड़े भी गए हैं और अब भी लगातार प्रयास जारी है। हमने ऑलरेडी इसके लिए वर्क ऑर्डर तो दे रखा है। कई बार जो टीम होती है वो यहाँ ना अवेलेबल होके किसी और नगर निगम में या किसी और एरिया में चली जाती है। उस टीम को बुला करके, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड एक इस तरह की एक्टिविटी है बंदरों को पकड़ना, कैच करना, तो उस टीम को दोबारा से बुला करके जब समय समय पे हम उनको पकड़वाते हैं। जहाँ जब भी जरूरत पड़ेगी दोबारा से बुला के पकड़वाएंगे। बच्चों का बचपन बंदरों के डर में बीतता जा रहा है। खेलने जाने के लिए तो दूर की बात, बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इन बंदरों से जल्द निजात दिलवाई जाए। करनाल के अम्मूपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर युवक की हत्या कर दी गई और उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। करनाल के अम्मूपुर गांव के लड़के की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करके उसे नहर में फेंक दिया गया, जिसके बाद युवक का शव सोनीपत से मिला है। दरअसल अम्मूपुर के रहने वाले युवक रिकी का प्रेम प्रसंग बुढ़नपुर गांव की एक युवती के साथ चल रहा था, लेकिन युवती के भाइयों को ये नागवार गुजरा। मृतक युवक के परिजनों ने युवती के भाइयों पर आरोप लगाया है कि 19 जून को उन्होंने रिकी को बहाने से बुलाया, उसके साथ मारपीट की और उसके हाथ पैर बांधकर नहर में फेंक दिया। क्या कुछ आरोप लगाए गए परिजनों की ओर से, सुनिए। सर, ये लड़का गया था उधर, उन्होंने फोन करके बुलाया था लड़के को और उन्होंने उनकी पहले प्री प्लानिंग की हुई थी मर्डर के लिए और उन्होंने मतलब लड़की को भी मार दिया और लड़के को भी मार दिया। 1-2 दिन उन्होंने टॉर्चर भी किया, लड़के को कमरे में बंद रखा है। अभी SHO साहब से मिले थे, SHO साहब ने कहा अभी 1-2 दिन का टाइम दे मेरे को, मैं आपको लड़के का ये सर सोनीपत से, लड़की का सर वहीं था। यही सर प्रेम प्रसंग का मामला था और उनकी मतलब 3-4 साल से अफेयर चल रहा था। तो मतलब इस बारे में रिश्ते में
रिश्ते की भी बात हुई है उनसे, तो रिश्ते की बात होने के बाद मतलब ऐसे काम हुआ। तो पुलिस कह रही है अभी हम आपके साथ हैं, जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं युवती ने भी फांसी लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की ने आत्महत्या की है और लड़के की हत्या के बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस गांव के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। गांव है, उस गांव में एक वाकया हो गया था, लड़का लड़की मिले हुए थे, तो उसके बाद फिर वो परिवार वालों ने देख लिया था, जिसके बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, जिसकी कार्रवाई पहले की जा चुकी है और FIR दर्ज है। आज लड़के के बारे में हमें पता लगा है, सोनीपत में खरखोता में जो डेड बॉडी मिली है उसके बारे में अभी हमारे IO वहाँ गए हुए हैं, और जो भी जिसके खिलाफ भी परिजन आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जांच करके जिसके खिलाफ जायज़ कार्रवाई बनेगी वो की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। भिवानी के बडेसरा गांव में सरपंच की फर्जी डिग्री मामले को लेकर शुरू हुआ खूनी संघर्ष 4 साल बाद भी जारी है। अब इस हत्याकांड के गवाह को 4 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं। मामला भिवानी के बडेसरा गांव का है, जहां 4 साल पहले शुरू हुआ खूनी खेल अभी भी जारी है। इसी के चलते 4 साल पहले हुई हत्या के मामले के मुख्य गवाह पर बाइक सवार 4 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल साल 2017 में एक व्यक्ति ने सरपंच सुदेश की 10वीं कक्षा की मार्कशीट को लेकर RTI लगाई, जिसमें मार्कशीट फर्जी मिलने पर सरपंच सुदेश को जेल हो गई। इसके बाद सरपंच सुदेश के पति आनंद उर्फ बबलू और RTI लगाने वाले गुटों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि 7 जुलाई 2017 को बलजीत की हत्या हो गई। 10 दिन बाद बलजीत के पिता की हत्या से लेकर अब तक RTI गुट के 4 और सरपंच पक्ष के एक व्यक्ति सहित 5 लोगों के मर्डर हो चुके हैं। व्यक्ति को किन्हीं 4 बाइक सवारों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। अभी इस संबंध में पता किया जा रहा है। हमारी CI की टीम जो है ना उसी इलाके में है। अभी वो मारने वाले कौन थे, क्या कहानी है क्या नहीं, ये तो सारा जो है ना बयान आने के पश्चात ही पता लगेगा। बाकी हम अभी बयान हासिल कर रहे हैं। इनका पहले भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पहले भी जो है ना कत्ल हो चुके हैं, उसी में ये गवाह भी है। तो अभी बयान हासिल नहीं किए हैं। बयान हासिल करने के उपरांत ही पता लगेगा कि भाई क्या कहानी है, कौन मारने वाला है कौन नहीं है। अब इसी मामले में गवाह और RTI के पक्ष में 45 वर्षीय राजकुमार पर गांव में ही बाइक सवार 4 युवकों ने दनादन गोलियां दाग दी। जिस समय राजकुमार पर गोलियां चलाई गई तब पुलिस कर्मचारी भी उनकी सुरक्षा में मौजूद थे। अभी तक जो डॉक्टरों के अंदर मैंने देखा है उस हिसाब से जो इसके साथ हैं वो बता रहे हैं कि भाई एक कोहनी के ऊपर छर्रा है, एक पेट के ऊपर छर्रा है और एक पैर के ऊपर छर्रे के निशान हैं। बाकी अभी एक्सरे किया जा रहा है। एक्सरे करने पश्चात ये पता लगेगा कि भाई कितनी लगी हैं, उसको छर्रे हैं या गोली के नहीं। ये पता लगा कि भाई 2 बाइक्स पे 4 व्यक्ति थे और वो भैणी महाराजपुर की तरफ भागने मालूम हुए हैं। देखिए इसमें करीबन 3-4 साल से ये चल रहा है। दोनों तरफ से इसमें मौतें हुई हैं। तो अभी तक जो है ना दोनों तरफ से 5 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। सरपंच की फर्जी डिग्री मामले में शुरू हुआ ये खूनी संघर्ष सालों बाद भी जारी है, जिसमें 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, दर्जनों लोग जेल में हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। बावजूद इसके ये खूनी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। तो वहीं पलवल में भाजपा के कार्यालय पर इमरजेंसी के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोला। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों का कहना है कि हमने बातचीत के प्रयास भी किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा। ये आंदोलन अब अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा के लोगों का जमावड़ा बन गया है। तीनों कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। लोग अब किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। ये राजनीतिक दलों के लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। इनकी सारी पोल खुल गई है, अब इनको कोई सफलता मिलने वाली नहीं।
किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होंगे। बातचीत के लिए जो है अभी आ जाए, अभी तैयार है सरकार। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल बीजेपी कार्यालय पर आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र की हत्या की। क्या कुछ कहा कृष्णपाल गुर्जर ने, आइए आपको सुनाते हैं। सामंतवादी प्रवृत्ति की सरकार ने आपातकाल लगाया और विपक्ष के लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। प्रेस की आजादी को छीना गया। रातों रात अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए। लोगों को यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया और तरह तरह के अत्याचार पूरे देश में लोगों पर किए गए। जबरन नसबंदी की गई, गरीबों को उजाड़ा गया। उस आपातकाल को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें किस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या भारत में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। बहरहाल किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कृषि कानूनों को रद्द नहीं करने का बयान सामने आया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ये पहल वाकई सराहनीय है। देखना अब ये होगा कि आने जाने वाले यात्रियों का कितना सहयोग स्वास्थ्य विभाग को मिल पाता है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से जारी है। ऐसे में कोरोना टीकाकरण की नई शुरुआत करने में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का कोई जवाब नहीं है। अब मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोधी टीका लगवाने की सुविधा मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध करवा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डीएमआरसी के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन परिसर में कोरोना रोधी टीका केंद्र बनाएगा। 1 जुलाई से मेट्रो स्टेशन पर लोगों के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। अब हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। प्रथम जुलाई को 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम वहाँ पर 250 पर डे का एक स्लॉट करेंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों डोजेज रखी जाएंगी और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि लगातार चलता रहे। एक ही मेट्रो स्टेशन पे हम ये करेंगे जहाँ पर एडिक्वेट स्पेस हो, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके और कोविड संक्रमण ना हो। तो उम्मीद मान के चलिए कि 1 जुलाई की एक तरह से जो पहली एक फिर शुरुआत शायद तब तक देश में ये भी प्रथम होगी कि मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। दरअसल पूरे देश में ये पहली बार होगा जब किसी मेट्रो स्टेशन पर कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो डीएमआरसी के अधिकारियों से बातचीत कर टीकाकरण केंद्र बनाने की प्लानिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। हर रोज 250 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ये रहेगी। आने या जाने वालों में यात्री हैं वो स्वयं फैसला कर पाएंगे इस बारे में। और मैंने बताया कि सिर्फ 250 लोगों का हम रखेंगे मैक्सिमम स्लॉट। अगर वैक्सीन की आने वाले दिनों में अगर क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो मे भी हम कंटिन्यूस रखेंगे 9 से 5। अन्यथा जो ही 250 का स्लॉट पूरा होगा हम उसको एक बार स्टॉप करेंगे और 250 टोकन के बाद लोगों को बता दिया जाएगा कि अभी आज का वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर नई पहल की है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोधी टीका लगवाने की सुविधा अब मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध करवा रहा है। कोरोना का एक और वेरिएंट यानी कि डेल्टा प्लस की एंट्री अब हरियाणा में भी हो चुकी है। फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में पाया गया है। देश में कोरोना के कम होते मामलों और तीसरी लहर आने की आशंका के बीच एक वेरिएंट ने हम सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना का ऐसा रूप जो सुपर पावर अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। भारत में डेल्टा प्लस के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए। इस बीच हरियाणा से खबर आई है कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया, जिसने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ये जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जिसको WHO ने डिक्लेयर किया VOC, इसकी रीजन क्यों ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट और फास्ट। डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उसे भी फास्ट स्प्रेड करता है।
तो थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी ये अराउंड 50+ केसेस आ चुके हैं, ज़्यादा ही आ चुके हैं। और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है, जो AY1 इसको बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है। ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है। हरियाणा में डेल्टा प्लस का पहला केस फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज से सामने आया। कॉलेज प्रशासन ने इस केस की सूचना स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ राज्य सरकार को दे दी है। फिलहाल प्रशासन उन सभी लोगों की तलाश में जुटा है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट पेशेंट मरीज के संपर्क में आए हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि कोई एक पॉजिटिव यहाँ डिटेक्ट हुआ है, तो हम लोग ने, हमारे डीन सर का भी फ़ोन आया, सिविल सर्जन का आया, सभी को, तो इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये कहाँ से है, कैसे हुआ। तो ये हम लोगों ने PGI रोहतक से कम्युनिकेट किया, IDSP पर। ये पता चला कि जो यहाँ से सैंपल भेजा गया था एज पर प्रोटोकॉल, उसमें से नहीं था। फिर मैंने कांटेक्ट किया जो हमारे THSCI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद गर्ग, जो पहले एम्स में थे, ही डायरेक्टर नाउ। तो उन्होंने इमीडिएटली अपनी टीम को लगा दिया और विदिन 10 मिनट्स हमें इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बारे में डिटेल आ गया। यस, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के जीन सीक्वेंसिंग से ये पता चला। तो जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, चाहे वो थ्रू रिसर्च आए, चाहे वो हमारी ट्रेसिंग से आए, चाहे जांच से आए, उसको इमीडिएटली रिपोर्टिंग की जाती है। तो हम लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को इन्फॉर्म कर दिया है। देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के कई मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट सुपर स्प्रेडर है, जो बाकी वेरिएंट की अपेक्षा तेजी से फैलता है। इसलिए जरूरत है कि डेल्टा प्लस से बचने के लिए सावधानी बरती जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कोरोना के ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत कर ऑक्सीजन ज्यादा लेने का आरोप लगाया है। तो वहीं हरियाणा में आए नए डेल्टा वेरिएंट केस को लेकर सरकार की तैयारियों का ब्यौरा दिया। देश भर में कोरोना ने कहर बरपाया, ब्लैक फंगस भी आया और अब देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार पैर पसार रहा है। देश में इस वेरिएंट के कई मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पहले ही अलर्ट मोड में आ गया है। इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है। हमने उस मरीज के संपर्क में आने वाले 100% लोगों के टेस्ट करवाने के आदेश दे दिए हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाए और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। वहीं अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के अधिक ऑक्सीजन हासिल करने पर हमला बोला। विज ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल की है। क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, आइए सुनते हैं। झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल की और उससे जो अन्य प्रांतों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और उन प्रांतों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रोगियों की मृत्यु हुई है, केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर। बता दें कि देश में नए डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा को भी इसको लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए।